हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बीआर एजुकेशन में। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और घर परिवार में भी सब अच्छे होंगे। हमने कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित राजस्थान का इतिहास पुस्तक शुरू की है और इससे पहले हमारे एक क्लास हो चुकी है, तो वो क्लास जरूर देखना। उससे आपको पता चलेगा कि इसमें क्या क्या है, क्या नहीं। राजस्थान का इतिहास भूगोल संबंधित परिचय है, वो पहले परिचय देख लेते हैं। भारत में राजपूत राजाओं के रहने वाले प्रदेश का नाम राजस्थान है। भारतवर्ष में राजपूत राजाओं के रहने वाले प्रदेश को क्या कहा जाता है? राजस्थान कहा जाता है। इसको रजवाड़ा, रायथाना, राजपुताना भी कहा जाता है। यानी राजस्थान को हम क्या कहते हैं? रजवाड़ा भी कह सकते हैं और रायथाना भी कह सकते हैं, राजपुताना भी कह सकते हैं। शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण आक्रमण के पहले राजस्थान का विस्तार कितना था, यह नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि उस समय उसका विस्तार गंगा यमुना को पार करके हिमालय के करीब तक पहुंच गया। यानी शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण के पहले राजस्थान का विस्तार कितना था, ये हम कह नहीं सकते, या इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। हो सकता है कि उस समय उसका विस्तार गंगा यमुना और हिमालय के करीब तक होगा। इस समय हमारे सामने उतना ही राजस्थान है जिसके अंतर्गत उनके जातियों के लोग रहते हैं, और जिसे राजस्थान अथवा राजपुताना कहा जाता है। इसके पश्चिम में सिंधु नदी का कच्छार, पूर्व में बुंदेलखंड, उत्तर में सतलज नदी के दक्षिण का मरुस्थल भाग जो जंगल देश कहलाता है। क्या कहलाता है? जंगल देश कहलाता है। और दक्षिण में विंध्याचल पर्वत है। राजस्थान के दक्षिण विंध्याचल पर्वत, इसका क्षेत्रफल 3,50,000 वर्ग मील है। इससे इतिहास में उसके राज्य के वर्णन का जो क्रम रखा गया है वे इस प्रकार है। यानी इस इतिहास में राजस्थान राज्यों के वर्णन का जो क्रम रखा गया है वो क्रम देखते हैं। मेवाड़, उदयपुर, मारवाड़ अथवा जोधपुर, बीकानेर और करसनगढ़, कोटा, बूंदी, आमेर अथवा जयपुर और उसके स्वतंत्र और परतंत्र भाग, जैसलमेर, हिंदुस्तान का मुरस्थल भाग जो सिंधु नदी की कछार तक चला गया है। ये क्या है? ये इतिहास में राज्य के वर्णन का जो क्रम है वो क्रम ये है। ठीक है, आगे चलिए। सन 1806 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से जो राजदूत संध्या दरबार में भेजा गया था, उसके साथ ही मेरी नियुक्ति हो गई थी। उसी समय से इस इतिहास की सामग्री जुटाने का काम मैंने आरंभ कर दिया। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि 1806 ईस्वी में इस इंडिया कंपनी की तरफ से जो राजपूत संध्या दरबार में भेजा गया था, उसके साथ मेरी क्या हो गई थी? मेरी नियुक्ति हो गई थी। उसी समय से इस इतिहास की सामग्री जुटाने का मैंने काम है वो आरंभ कर दिया था। उस समय के पहले बने हुए राजस्थान के नक्शे सही नहीं थे। यानी जो उससे पहले जो राजस्थान के नक्शे बनाए गए थे वो नक्शे सही नहीं थे। मैंने उसे सही तौर पर तैयार करने का काम किया और सन 1815 ईस्वी में यहाँ का भूगोल नक्शे के रूप में तैयार करके मार्किविस ऑफ ये क्या है हेस्टिंग्स को मैंने भेंट दिया। वे बहुत काम का साबित हुआ। ये कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। संध्या की सेना उन दिनों मेवाड़ में थी। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं कि संध्या की जो सेना थी वो उन दिनों कहाँ पर थी? वो मेवाड़ में थी। इसे राजस्थान से ही नहीं बल्कि राजस्थान की वास्तविक स्थिति से यूरोप के लोग पूर्वी रूप में अपरिचित थे। उस समय तक यहाँ के जो नक्शे बने थे उनमें यहाँ का कोई भी प्रसिद्ध स्थान तक नक्शों में सही स्थान पर न था।
यानी उससे पहले जो राजस्थान के नक्शे थे वो नक्शे सारे गलत थे, उसमें कोई भी स्थान है वो सही तरीके से नहीं था। यहाँ तक कि मेवाड़ की उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की दोनों राजधानियां भी नक्शे में गलत स्थानों पर दिखाई गई थी। कर्नल जेस्टोड कहते हैं कि मेवाड़ और उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की जो राजधानियां थी वो भी नक्शे में सही तरीके से नहीं दिखाई गई थी। वे गलती इस प्रकार की थी, चित्तौड़गढ़ उदयपुर की पूर्वी और ईशान के मध्य में होने के बजाय अग्निकोण में दिखाया गया था। इसका साफ अर्थ यह है कि राजस्थान के भूगोल का ज्ञान नक्शा बनाने वाले को बिल्कुल नहीं था, कि जिसने भी राजस्थान का नक्शा बनाया तो उसे कोई ज्ञान नहीं था। जो नक्शे उस समय तक बने थे उनमें अन्य बातों का कोई वर्णन नहीं था, यानी कोई अन्य बातों का वर्णन नहीं था, सिर्फ नक्शे बना दिए थे। जो नक्शे 1806 ईस्वी तक के बने हुए थे उनमें राजस्थान के बहुत से पश्चिमी और मध्य राज्यों का पता नहीं था। उस समय तक लोगों को ये समझते थे कि राजस्थान की समस्त नदियां दक्षिण की ओर बढ़ती हुई नर्मदा में जाकर मिलती। इस प्रकार की भूल को संशोधन करने का कार्य भारतवर्ष के भूगोल तैयार करने वाले मिस्टर रेमल ने किया था। ये क्या कह रहे हैं, ये लाइन ध्यान से बोलो। इस प्रकार क्या कह रहे हैं, इस प्रकार की भूल को संशोधन कार्य का भारतवर्ष के भूगोल को तैयार करने वाले मिस्टर रेमल ने किया था। किसने किया था? मिस्टर रेमल। ये रेमल, मिस्टर रेमल कौन था? इस प्रकार की भूल को संशोधन करने के लिए, ये भूल है, भूल को संशोधन करने के लिए भारतवर्ष के भूगोल को तैयार करने वाले मिस्टर रेमल ने किया था। अब इसके बाद में पढ़ते हैं। इसके बाद उसमें जो त्रुटियां रह गई थी उनको दूर करने का काम मेरे द्वारा हुआ। यहाँ पर ये लिखना अनुचित नहीं होगा कि मेरे बाद जो नक्शे बने उनका आधार मेरा तैयार किया हुआ नक्शा रहा। उदयपुर जाने के लिए अंग्रेजी दूत का रास्ता आगरा से जयपुर की दक्षिण सीमा से होकर था। इस रास्ते के कुछ अंश की पैमाइश से डॉक्टर डब्ल्यू हैंटर ने की थी। ये कौन था? ये पैमाइश से डायरेक्टर था डब्ल्यू हैंटर, इसने की थी। मैंने अपनी पैमाइश में उसको आधार मान लिया। डॉक्टर हैंडर का तैयार किया हुआ नक्शा उस रेजिडेंट के पास मौजूद था जो संजय दरबार को भेजा गया था, जिससे होकर सन 1791 ईस्वी में राजपूत कर्नल पामर गया था। उतने ही भाग का नक्शा वे सही था, इसलिए अपनी पिछली पैमाइश में मैंने उसी का आधार लिया। इस नक्शे में मध्य भारत के समस्त सीमा के स्थान दिखाए गए थे। उस नक्शे में आगरा, निम्बेर, दतिया और जो झांसी, भोपाल, सारंगपुर, उज्जैन और वहां से लौटने पर कोटा, बूंदी, रामपुरा और बयाना से लेकर आगरा तक सभी स्थानों को प्रकट किया गया था। इस प्रकार हैंडर का जो नक्शा था वे रामपुरा तक ही मेरे लिए सहायक था। इसके पश्चात रामपुरा से उदयपुर तक नई पैमाइश करनी पड़ी। जिस सेना के साथ में था, उदयपुर से चित्तौड़गढ़ के करीब से गुजरती हुई वे सेना मालवा के मध्य में पहुंचकर विंध्याचल से निकलने वाली अनेक नदियों को पार करती हुई बुंदेलखंड की सीमा पर हिमलासा में जाकर रुकी। कुछ दिनों तक वहां पर उसने मुकाम किया। सिंधिया के दरबार में रहकर मैं इस प्रदेश की विभिन्न स्थानों में घूमता रहा और पैमाइश का काम करता रहा। सन 1810 से 11 में पैमाइश करने वालों की मैंने टोलियां नियुक्त की और आवश्यकता के अनुसार मैंने उनसे काम लेने लगा। अपने इस काम के लिए मैंने और भी साधन जुटाए। पारितोषिक देकर मैंने इस देश के अनेक जानकारों से काम
लिया। प्राचीन हिंदू राज्यों के एक नगर से दूसरे नगर की ओर का हिसाब रहा था। जिन लोगों को मैंने इस काम में लगा रखा था, उनके कामों को मैं देखकर सुनकर सही समझने का प्रयास करता था। इन तरीकों से कई वर्षों से मैंने यहाँ के रास्ते नक्शा तैयार कर लिया था। फिर उनकी सहायता से एक साधारण नक्शा तैयार किया। उसके बाद बने हुए नक्शों की त्रुटियों को समझने का काम किया। पैमाइश के काम में मैंने बड़ी सावधानी से काम लिया था। सन 1815 ईस्वी से मैंने जब नक्शे तैयार करके गवर्नर जनरल को दे दिया था। कर्नल जेस्टोर कहते हैं कि मैंने नक्शा तैयार सन ईस्वी मैंने नक्शा तैयार करके गवर्नर जनरल को दे दिया था। किसको दे दिया? गवर्नर जनरल को दे दिया था। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी को काम करने में बड़ी सहायता मिली। पिंडारियों के युद्ध में इस नक्शे ने बहुत काम किया और बाद में पेशवा के राज्य को छिन्न भिन्न करने में उसने विशेष सहायता पहुंचाई। जो नक्शा कर्नल जेस्टोर्नी ने तैयार किया था, उसके बारे में बात हो रही। अब देखो, सन 1817 से 1822 ईस्वी तक की पैमाइश करके मैंने रखैये तैयार की। इस स्थान पर कप्तान पीटी बाद के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ, जिनकी सहायता से मेरे कार्य में बहुत कुछ सुधार हुआ। उनकी पैमाइश से चित्तौड़गढ़, मांडलगढ़, जहाजपुर, राजमहल और बिहान, बदनौर, देवलगढ़ की तरफ उनके स्थानों का कार्य सरल हो गया था। 1820 में ईस्वी में अरावली को पार कर एक यात्रा की। उसमें कुंभलमेर और पालिका होता मारवाड़ की राजधानी जोधपुर मेड़ता होकर लूनी नदी की खोज करता हुआ अजमेर तक पहुंच गया। कर्नल जेस्टोर क्या कहता है कि मैं मेड़ता होकर लूनी नदी की खोज करता हुआ कहाँ पर? अजमेर तक पहुंच गया। उसके बाद घूमता हुआ उदयपुर लौट आया। ठीक है, आगे चलते हैं। राजस्थान के राज्यों की भौगोलिक स्थिति बहुत सी बातों में एक दूसरे से भिन्न है। यानी ये कह रहा है कि राजस्थान राज्यों की भौगोलिक स्थिति है, वो बहुत सी बातों में एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। इसके लिए उसका जो संक्षेप में यहाँ कुछ वर्णन आवश्यक है। आबू पहाड़ की सबसे ऊंची शिखर पर खड़े होकर देखने के अरावली पहाड़ की 1500 फीट नीची श्रेणी को पार करती हुई दृष्टि मेवाड़ के मैदानों तक पहुंची। चित्तौड़ के करीब ऊंची भूमि पर खड़े होकर देखने से ये रतनगढ़, सिंगोली होकर कोटा की ओर जाने वाले रास्ते पर दृष्टिपात किया जाए तो रूसी तातार के छोटे छोटे मैदानों की तरफ के मैदान दिखाई देंगे। 3 मैदान दिखाई देंगे। अरावली पर्वत विंध्याचल से मिला हुआ है। अब कर्नल जेस्टोर कह रहे हैं कि जो अरावली पर्वत है वो विंध्याचल से क्या है? मिला हुआ है। अरावली पर्वत है वो विंध्याचल से मिला हुआ है। इसी आधार पर कहा जा सकता है कि अरावली विंध्याचल से निकला है। यद्यपि दोनों पहाड़ों की ऊंचाई को लेकर अनेक प्रकार की क्या है विषयों में शंकाएं की जा सकती है। आबू पर खड़े होकर मालवा की भूमि पर दृष्टिपात करने से मालवा के काले मैदान दिखाई देते हैं। विंध्याचल के शिखरों से निकलकर उत्तर की ओर बहने वाली अनेक जल की धाराएं देखने में आती। उनमें कुछ धाराएं ऊंची टीलों में घाटियों पर गिरती है, कुछ पहाड़ियों रास्ता पार करती चंबल नदी में जाकर मिलती है। कुंभलमेर से अजमेर तक का संपूर्ण भाग मारवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। कुंभलमेर, ठीक है। ये क्या कह रहा है भाई? ये कह रहा है कुंभलमेर से अजमेर तक का संपूर्ण भाग मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। किस नाम से प्रसिद्ध है? मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। मेरवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध है। वहां पर मेरे नाम की एक पहाड़ी जाति के लोग रहा करते थे।
इस प्रकार के स्थानों की ऐतिहासिक बातें आगामी पृष्ठों में इतिहास के साथ लिखी गई हैं। इस पहाड़ी के स्थान की चित्तौड़गढ़ लगभग 6 से 15 मील तक है। उसी स्थान में करीब 150 गांवों की आबादी है। यहाँ पर खेती अधिक होता है। इस पर्वतमाला पर खड़े होकर देखने से इसकी चोटियों पर कई किले दिखाई देते हैं। अरावली और उसके संबंध रखने वाली पहाड़ियों पर खनिज धातु संबंधित अनेक पदार्थ पाए जाते हैं। वहां पर खजाने वहां पर जो खाने उनमें राजाओं का अधिकार है। यहाँ पर जो अरावली में खाने उन पर किसका अधिकार था? राजाओं का। कुछ पहले मेवाड़ में रागे की खानी थी। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर खानों से चांदी निकाली जाती है। खानों से क्या निकाली जाती थी? चांदी। लेकिन मुगल शासन काल में इन खानों को बर्बाद कर दिया गया था। उसके पहले यहाँ पर तांबे की खाने भी थी जिनसे पैसे बनाए जाते थे। यानी तांबे की खाने थी और तांबे के क्या बनाए जाते थे? सिक्के बनाए जाते थे, पैसे बनाए जाते थे।